आप सभी का साहित्य सोपान मंच पर एक बार पुनः स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक जो है सृजन, उसके पद्यखंड के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित 2 कविताएं इस पाठ में आई हुई हैं, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। तो हम इन दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम कवि परिचय के बारे में अध्ययन करते हैं। जन्म इनका 1927 ईस्वी में हुआ। नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि कुंवर नारायण का नाम तीसरे ताड़ सप्तक 1959 ईस्वी, ये ताड़ सप्तक जो था वो कवि अज्ञेय के द्वारा संपादित किए गए थे। ताड़ सप्तक, द्वितीय ताड़ सप्तक और तृतीय ताड़ सप्तक, तीसरा ताड़ सप्तक जो था, तो तीसरे ताड़ सप्तक में इनका नाम आता है कि अग्रगण्य कवियों में लिया जाता है। वे अपनी रचनाशीलता में इतिहास और मिथक के माध्यम से वर्तमान को देखते हैं। उनका रचना संसार व्यापक है, बहुत ही ज़्यादा लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं। 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत करने वाले कुंवर नारायण ने कविता के साथ साथ कहानियाँ, लेख व फिल्म समीक्षाएँ भी लिखी। उनका कहना है, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। अर्थात ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि भावुकता को दिखाना ही कविता है, जबकि वास्तविकता को दिखाकर उस पर प्रतिक्रिया करना भी कविता है। उनके प्रमुख कविता संग्रह है चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं व इन दिनों। ये सब कविताएं इनके कविता संग्रह इनके हैं। आत्मजय तथा वाजश्रवा के बहाने उनके दो काव्य खंड काव्य है। ये आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है। इनके अलावा आज और आज से पहले नामक समीक्षा ग्रंथ भी इन्होंने लिखा है। पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता, कविता के बहाने भौतिकता, यानी जो हम अभी जो वर्तमान जीवन जी रहे हैं, हर वस्तु का उपभोग करना, भौतिक वस्तुओं के सुख सुविधाओं में खुश रहना, उसकी बात हो रही है। और यांत्रिकता यानी मशीनी युग जो है के दौर में कविता की महत्ता को दर्शाती। कविता की उड़ान सीमातीत है, सीमा धन अतीत, सीमा से भी बहुत आगे। कविता का खिलना, उसकी महक भी सीमातीत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। बच्चों के असीम सपनों की तरह कविता का दायरा भी असीम है। जहाँ भी सृजनात्मक ऊर्जा होती है, वहाँ सीमाओं के दायरे स्वतः टूट जाते हैं। यानी जहाँ पर सृजनात्मक विचार आते हैं, सृजनात्मक ऊर्जा आती है, वहाँ पर कोई भी सीमा नहीं रह पाती है। सीमाओं के तट जो है, सीमाओं के किनारे जो है वो टूट जाते हैं। दूसरी कविता बात सीधी थी पर भाषा की सहजता पर बल देती है। ज़्यादा घुमावदार भाषा के चक्कर में कभी कभी सीधी बात भी उलझकर अग्राह्य बन जाती है। अग्राह्य का मतलब है वह ग्रहण करने योग्य नहीं रह जाती है। अच्छी बात या अच्छी कविता का सृजन सही व सहज शब्द से जुड़ना ही है। यानी अच्छे सहज रूप में वह बात समझ में आए, ऐसी कविता हो तो वो सही रहती है, अच्छी कविता कहलाती है। अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं पहले हम। हाँ, सबसे पहले इनके शब्दार्थ में देखिए, यहाँ लिखा है चक्कर यानी उलझन, फिर पेचीदा यानी पेच के समान, चूड़ी यानी प्रभाव, सहूलियत यानी सुविधा, कसाव यानी पकड़, भाषा में बेकार घूमना, बात का आशय स्पष्ट न होना, टेढ़ी फंसना, उलझ जाना, बेतरह यानी अनावश्यक ढंग से, तमाशबीन तमाशा देखने वाले, बरतना प्रयोग करना, पसीना पहुँचना, परेशान होना। अब यहाँ से कविता पढ़ते हैं हम। सबसे पहली कविता जो है यहाँ पर वह है कविता के बहाने। बहुत ही सुंदर कविता है, कवि की मुक्त छंद में रची हुई कविता है, खड़ी बोली है। और यहाँ पर हम कविता पढ़ रहे हैं। 3 बंद आए हैं इस कविता में। तो सबसे पहला बंद हम पढ़ते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान
भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। अब इसका अर्थ देखिए, चिड़िया एक उड़ान, कविता एक उड़ान है। कविता जो है, कोई भी कवि की रचना जो होती है, कविता जो होती है, वो वाकई में एक चिड़िया के बहाने, अर्थात चिड़िया जिस प्रकार से उड़ती है उसी प्रकार से कविता भी एक स्थान से उड़ती है। किस प्रकार से? जैसे एक कवि ने कोई रचना रच दी है, उस रचना को अन्य कवि भी, अन्य देश में भी कह सकते हैं, अन्य क्षेत्र में भी जो है वह पढ़ी जाएगी, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वह भी पढ़ी जा रही है। जैसे तो यही बात हो रही है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। चिड़िया जिस प्रकार से उड़ती है उसी प्रकार से उसकी तुलना के रूप में हम चिड़िया की उड़ान की भी, कविता की उड़ान की भी तुलना कर सकते हैं। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। अब दूसरी ही पंक्ति में बिल्कुल विरोधाभास है। वो पहली पंक्ति जो सहमत हुई है वो दूसरी में असहमत हो रहे, क्योंकि चिड़िया की उड़ान एक निश्चित सीमा तक ही होती है, उससे आगे वह नहीं उड़ पाती। लेकिन कविता के बंधन नहीं होते। कविता तो यहाँ पे भी सुनाई जा रही है और कितने ही किलोमीटर दूर जो है वहाँ भी सुनाई जा सकती है। इसलिए कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। सही है, बाहर भीतर यानी हमारे देश, हमारे घर परिवार, उन इस संसार के भीतर और उससे बाहर भी जो है वहाँ पर भी ये सुनाई जा सकती है। और इस घर उस घर यानी सभी घरों को एक कर देती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कविता के पंख जो होते हैं वो चिड़िया के पंखों की तरह निश्चित सीमा तक नहीं उड़ते, वो तो उनसे भी ज़्यादा उड़ान करती रहती है कविता। तो इस प्रकार से अंत में यहाँ पे जो एक पंक्ति आई, चिड़िया क्या जाने, अर्थात यहाँ पर चिड़िया से तुलना पहले जो की थी वो यहाँ पे सार्थक नहीं बैठ रही है। अब दूसरा बंद देखिए, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। वही बात आ रही है यहाँ पर भी कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। जिस प्रकार से फूल, अलग अलग रंगों के फूल जो है महकते हुए वो खिलते हैं, और उसी प्रकार से कविता भी जो होती है नए नए भावों के कारण, नई नई सृजनात्मकता के कारण वह खिलती हैं और अलग अलग लोग जो है उनको पढ़ते हैं, अपने अंदर अच्छे भाव जो हैं उनके वह महसूस कर पाते हैं। लेकिन अगली ही पंक्ति में बताया, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। फूल की तुलना जो है, फूल जो खिलता है उसकी तुलना और कविता के खिलने की तुलना समान नहीं है। कैसे समान नहीं है? क्योंकि फूल जो है एक निश्चित सीमा तक ही खिलकर मुरझा जाता है, लेकिन कविता दिन प्रतिदिन युगों युगों तक वह पढ़ी जाती है और उसी प्रकार से खिलती रहती है, उसी प्रकार से महकती रहती है। इसलिए बात हो रही है यहाँ पर, इस घर उस घर, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, माने यानी बहाने। तो वही कह सकते हैं कि यह बिना मुरझाए कविता महकती ही रहती है, खिलती ही रहती है। इसलिए यहाँ पर वही बात हो रही है। तो ये जो बात है वो फूल नहीं समझ सकते, क्योंकि फूल तो मुरझा जाते हैं कुछ समय के पश्चात। तो ये उपमा भी सही नहीं बैठी। अगली, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। अब यहाँ पे तीसरी उपमा जो दी जा रही है वो बच्चों की। तो बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अब यहाँ पे वाकई में बिल्कुल सही व्याख्या, सही जो उपमा है वो सटीक बैठी है। यहाँ पे यही कह रहे कवि कि कविता एक खेल है। कविता न तो फूल के समान है न चिड़िया की उड़ान के समान है। कविता तो एक खेल के समान है जो बच्चे खेलते हैं। छोटे बच्चे जो जिस प्रकार का खेल खेलते हैं उसी में कविता है, वैसे ही कविता होती है। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने। यानी जब भी बच्चे खेलते हैं आपस में, तो अनजान बच्चे भी जो होते हैं आपस में, अड़ोस पड़ोस के जो भी बच्चे होते हैं, अनजान होते हुए भी वह अपने साथ में कुछ ही समय में इतने घुल मिल जाते हैं कि वह खेलने लगते हैं और सभी एक हो जाते हैं। यानी
एकता के बंधन में बन जाते हैं, वह एक दूसरे को अनजान नज़रों से देखते तक नहीं हैं। यदि ऐसी कोई मनमुटाव की स्थिति हो भी जाती है उनसे और उनके कारण परिवार तो लड़ भी जाते हैं, लेकिन वह कुछ ही समय पश्चात फिर से एक साथ खेलते नजर आते हैं। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि बच्चों के माध्यम से परिवार भी, घर भी एक कर देने के बहाने घर एक कर देते हैं बच्चों के खेल के माध्यम से। इसलिए बच्चा ही जानता है कि कविता किस प्रकार से एक खेल के समान होती है। तो इस प्रकार आज हमने ये एक कविता के बहाने जो कविता है वो हमने आज पढ़ी है, और इसके बाद में हम अगले वीडियो में हम बात सीधी थी पर इनकी बहुत ही अच्छी कविता है वो हम पढ़ेंगे। तब तक आप इस कविता को बार बार दोहरान करते रहें, अच्छे से इसका प्रयास करें। धन्यवाद।